तो आप एक D2C ब्रांड शुरू करना चाहते हैं पर आपको पता नहीं है किस तरीके से आप D2C ब्रांड शुरू कर सकते हैं। आप बहुत बार सोचते हैं कि यार शुरू करना चाहिए, मेरे पास ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट आइडिया है, मैं इसको बेचना चाहता हूं, पर आप हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। तो आज की वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं किस तरीके से आप अपना D2C ब्रांड शुरू कर सकते हैं। एक तरह का कोर्स मान के चलो ये वीडियो पूरी की पूरी। तो यहाँ पे आप टाइम सेंड दे सकते हैं। हमने स्टेप बाय स्टेप बता रखा है कि किस किस टॉपिक के अंदर हमने बात करी है। अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाते हैं वहाँ पे भी टाइम के ऊपर आप क्लिक करके उस सेक्शन के ऊपर पहुँच सकते हैं, उसको बार बार देखने के लिए। हो सकता है आपको ये वीडियो मल्टीपल बार देखनी पड़े। तो सबसे पहले हम बात करके चलते हैं कि भाई D2C स्टार्टअप हम शुरू क्यों करें, क्या अपॉर्चुनिटी है इसकी। अगर मैं डेटा की बात करके चलूं तो स्टैटिस्टिका के हिसाब से 2022 के अंदर इंडिया के अंदर 600 प्लस स्टार्टअप्स थे जो कि D2C के ऊपर काम कर रहे थे। और एक मार्केट साइज की अगर बात करके चले तो $55 बिलियन का मार्केट साइज है इंडिया के अंदर, और ये डेटा है 2022 का। अगर मैं फ्यूचर प्रोजेक्शन की बात करके चलूं तो भाई डेटा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और आप देख सकते हैं कि किस किस सेक्टर के अंदर कितनी कितनी रीच आने वाली है। फैशन इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा बड़ी रहेगी इंडिया के अंदर अगर देखा जाए तो अगर आप इस पूरे सेक्टर का 1-2% भी कैप्चर कर पाए तो आप बहुत बड़े प्लेयर बन सकते हैं। तो यही हाई टाइम है, कुछ लेट नहीं हुआ है, अभी बहुत अपॉर्चुनिटी है मार्केट के अंदर अपना बिजनेस बनाने की। अगर आज आप अपने पापा से बात करके चलो, आपके पापा आसपास की दुकान से लेना पसंद करते हैं, ऑनलाइन लेना पसंद नहीं करते। तो इतनी बड़ी ऑडियंस है, आप सोच भी नहीं सकते। तो सबसे पहले हम बेस क्लियर करते हैं एक D2C स्टार्टअप शुरू करने के लिए कि हमको क्या क्या चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। क्योंकि मेरा मानना है कि पहले आपको नींव स्ट्रांग करनी है, तभी बिल्डिंग बनानी है। अगर हम नींव स्ट्रांग रखेंगे तभी बिल्डिंग बड़ी होने के बाद में टूटेगी नहीं। तो सबसे पहली जो हमारी चीज़ है वो है अपनी USP डिफाइन करना, अपनी वैल्यू प्रोपोजिशन डिसाइड करना। मतलब आप जो काम करना चाहते हो वो क्यों करना चाहते हो और आप ऐसा क्या अलग कर रहे हो। अगर आप एक टी शर्ट बेच रहे हो तो पूरी दुनिया टी शर्ट बेच रही है, आप अलग क्या है आपके अंदर, आप टी शर्ट बेचना क्यों चाहते हो। पहली चीज आपका क्यों आपको जानना है, दूसरा आपके प्रोडक्ट का क्यों आपको जानना है। अब इसका आंसर सबके लिए अलग अलग हो सकता है और ये बहुत डीप बात है। अगर आप बिजनेस के अंदर घुसोगे तो अगर आपको ये दो क्यों पता लग गए ना तो मार्केटिंग करनी आसान हो जाती है, बिजनेस बनाना आसान हो जाता है। तो यहीं पे हमारे आज के पार्टनर आते हैं शिप यारी। तो शिप यारी को 10 साल का एक्सपीरियंस है, 28,000 पिन कोड्स पे ऑपरेट करते हैं, 20,000 से ज्यादा इनकी कस्टमर्स है, मतलब 20,000 से ज्यादा D2C ब्रांड की मदद कर रहे हैं। और एक चीज तो भाई बहुत बड़ी थी मेरे हिसाब से, वो था डिलीवरी रेट। 99.6% डिलीवरी रेट है इनका जो ये क्लेम कर रहे हैं। साथ में इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करते हैं 5,000 रुपए तक का आपके प्रोडक्ट का। मतलब अगर रास्ते में कोई माल टूटता है, खराब होता है, कुछ भी होता है तो आपको इंश्योरेंस मिलता है इस प्रोडक्ट का। मतलब आपको लॉस बियर नहीं करना पड़ता। D2C के अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और एक और बहुत बड़ी बात बताऊं, कैश ऑन डिलीवरी की जो पेमेंट सेटलमेंट है 102 दिन के अंदर होती है। 102 दिन के अंदर कैश ऑन डिलीवरी पे पैसा आपके पास आ जाता है। तो वर्किंग कैपिटल जो मैं बता रहा हूँ फंस जाती है, वो भी दिक्कत नहीं है। और डिस्क्रिप्शन में शिप यारी का लिंक है, जाके आप उसको चेक कर सकते हैं। दूसरी चीज, आपको अपनी ऑडियंस को समझना है। आप जिनको जो भी प्रोडक्ट बेचना चाहते हो उसको समझने की कोशिश करो। अगर मैं ये टी शर्ट बेचना चाहता हूँ एग्जाम्पल के लिए, तो ये टी शर्ट कौन लेगा, कितनी रुपए की मेरी टी शर्ट होने वाली है। एग्जाम्पल के लिए मेरी टी शर्ट मैं 5,000 रुपए की बेचता हूँ। अगर मैं 5,000 की बेचूंगा, क्या एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट लेगा? शायद नहीं। शायद बहुत अमीर पेरेंट्स के बच्चे शायद ले ले, पर मासी नहीं रहेगा। तो अगर मैंने अपनी वैल्यू प्रोपोजिशन डिसाइड कर ली है कि भाई मैं एक लग्जरियस टी शर्ट बनाना चाहता हूं, तो मेरे को अपनी ऑडियंस भी उस हिसाब से ही सोचनी है। मतलब मैं उसको बेचना चाहता हूं जिसकी परचेजिंग पावर बहुत हाई होनी चाहिए। टी शर्ट्स में मान के चलता हूं कि टी शर्ट्स 18 साल से 45 साल के लोग बीच में पहन रहे हैं, आजकल उससे ऊपर भी पहन रहे हैं, पर मैं मान के चलता हूं इसी एज ग्रुप के लोग आ रहे हैं। अगर मैं ओवरऑल आइडिया मान के चलूं तो मेल शायद मेरी टी शर्ट को, अगर मैं ऐसी टी शर्ट बेच रहा हूं तो ज़्यादा पहनेंगे। फ्यूचर के अंदर मैं फीमेल के अंदर भी जा सकता हूं। अब ये पूरा मुझे अपनी ऑडियंस को समझना है। तो मैंने एक वीडियो बनाई थी सेगमेंटेशन के ऊपर, आप उसको जाके देखना, आपको समझ में आएगा ऑडियंस को किस तरीके से डिटेल के अंदर समझ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं उस चीज़ को रिपीट नहीं करूँगा। 4 चीज़ें हैं मेजरली ऑडियंस को समझने के लिए। फर्स्ट इज डेमोग्राफिक्स, वो कहाँ पे रहता है और वो है कौन, क्या करता है, क्या नहीं करता है। दूसरा बिहेवियरल पैटर्न, मतलब उसको क्या चीज़ पसंद है, क्या चीज़ पसंद नहीं है। उसको गाड़ी चलाना पसंद है, उसको भटूरे छोले खाना पसंद है, उसको जो भी चीज़ें पसंद है। तीसरा साइकोग्राफी, उसकी साइकोलॉजी कैसी है, उसकी सोच कैसी है, क्या वो ब्रॉड सोच का है, नैरो सोच का है, या वो सोचता है कि भाई टी शर्ट पहनना इज़ अ कूल थिंग, क्या वो सोचता है टी शर्ट पहनना इज़ अ ईजी थिंग।
आपको पूरी साइकोलॉजी के बारे में उसकी समझने की कोशिश करनी है। और चौथी, उसके पेन पॉइंट्स। अब पेन पॉइंट्स तो बहुत सारे हैं, उसकी कमर में दर्द है, वो क्रिकेट खेलने के लिए जाता है तो उससे छक्के नहीं लगते हैं, या फिर इंडिया का मैच देखता है तो इंडिया हार जाती है, कुछ भी पॉइंट हो सकते हैं। पर हमको सोचना है हमारी ऑडियंस जब हमारा प्रोडक्ट यूज़ करती है तो उसके पेन पॉइंट्स क्या होंगे। एग्जाम्पल के लिए, अगर अगेन मैं टी शर्ट बेच रहा हूँ तो मैं ऑडियंस के बारे में सोचूंगा कि अगर ऑडियंस ये टी शर्ट लेगी तो क्यों लेगी, करंट क्या उसके पेन पॉइंट्स है जिसको मैं सॉल्व कर पाऊंगा। अच्छी फिटिंग के कपड़े नहीं आते, अच्छी क्वालिटी के कपड़े नहीं आते, राइट प्राइस के अंदर कपड़े नहीं आते, उनकी क्वालिटी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम खराब हो जाती है, बहुत जल्दी कपड़ा बेकार हो जाता है, बॉडी टाइप के हिसाब से टी शर्ट्स नहीं बनती है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये सारी चीज़ें हमको समझनी है। अगेन मैं ये जो चीज़ें बता रहा हूँ ये बहुत फास्ट बता रहा हूँ, आपको एक एक चीज़ के ऊपर कम से कम 3 से 4-5 घंटे भी लग सकते हैं। आइडियली मेरा मानना है अगर आप अकेले कर रहे हो तो आधा घंटा एटलीस्ट एक सेक्शन के एक सब पार्ट के ऊपर देना। अगर आप बिजनेस बनाना चाहते हो, अगर आप वीडियो देखना चाहते हो टाइम पास के लिए तो बात अलग है। उसके बाद आपको अपनी पोजीशनिंग बनानी है। अब ये पोजीशनिंग का मतलब क्या होता है? पोजीशनिंग का मतलब होता है कि एक सामने वाला बंदा मेरे ब्रांड के बारे में क्या सोचता है। अगर आज आप एप्पल को आंख बंद करके सोचते हो तो आपके दिमाग में क्या आता है? सिक्योरिटी, सेफ्टी, एक्सपेंसिव, महंगा, ठीक है, नॉच, या कुछ भी आपके दिमाग में आता है, तो ये उनकी पोजीशनिंग है। तो आपको भी अपनी पोजीशनिंग बनानी है। अब इसके ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब भी आप अपनी पोजीशनिंग बनाना चाहोगे तो आपको 2 चीज़ें देखनी है, एक ऑडियंस पर्सोना, एक आपकी यूएसपी जो है। तो आपने वो दोनों चीज़ें पहले कर ली है। जब आप पोजीशनिंग स्टेटमेंट बना रहे हो, आप उन दोनों के बीच की चीज़ें ढूंढ रहे हो। मेरी ऑडियंस के पेन पॉइंट है, उनकी फिटिंग नहीं आती, उनको हाई क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं मिलता। मैं जो बनाना चाहता हूं, मैं एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना चाहता हूं, तो दोनों की चीजें मैच हो गई, तो दिस इज माय प्रोडक्ट। मेरी पोजीशनिंग स्टेटमेंट हो गई हाई क्वालिटी प्रोडक्ट फॉर यूथ, ठीक है, जो कि वैल्यू फॉर मनी रहता है। ये थोड़ा बड़ा भी हो सकता है, पर आइडियली मान के चलना है हमको कि हम 5 से 6 वर्ड्स के अंदर अपने पूरे आइडिया को एक्सप्लेन कर पाए, मतलब विद इन अ लाइन हम एक्सप्लेन कर पाए हम क्या करना चाहते हैं। नेक्स्ट स्टेप है आपको अपने कॉम्पिटिटर्स को अंडरस्टैंड करना है। तो इसका बेसिक आइडिया है बहुत आसान। फेसबुक एड लाइब्रेरी आप गूगल पे सर्च मारो, उस पे जाओ और आप सर्च मारो ब्रांड्स के बारे में। तो अगर मैं टी शर्ट बेच रहा हूं तो मैं टी शर्ट भी सर्च मार सकता हूं, या फिर मैं टी शर्ट का स्पेसिफिक ब्रांड सर्च मार सकता हूं और देख सकता हूं वो एड्स क्या चला रहे हैं। तो वहां से मुझे पता लगेगा, सिंपल सी बात, ब्रांड उसी की चीज की एड चलाएगा जहां से उसको पैसा मिलेगा। तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि क्या चीज चलती है। अभी के टाइम पे हम कह रहे हैं ना ऑडियंस को समझना है। अब मुझे नहीं समझ में आता, मेरे को समझ नहीं है, इतनी बिजनेस अंडरस्टैंडिंग नहीं है मेरे पास में कि ऑडियंस को क्या चाहिए, क्या पेन पॉइंट्स है, क्या नहीं है। मैं फेसबुक इनसाइट पे जाऊंगा, वहां पे जाके ब्रांड्स देखूंगा क्या क्या कर रहे हैं, तो वहां जाके मुझे पता लग जाएगा यार ये ट्रेंडी, ये क्वालिटी, ये वैल्यू फॉर मनी, ये वर्ड्स यूज करे जा रहे हैं। अगर ये सारे वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं, दिस मीन्स कि मेरे को यही करना है, मतलब मेरी पोजीशनिंग के अंदर ये चीजें होनी चाहिए। अगला स्टेप है आपको अपना मार्केट साइज देखना है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मार्केट साइज देखना काम शुरू करने से पहले। रीजन क्या है, अगर मैं एक टी शर्ट बेचना चाहता हूं जो कि लग्जरी होगी, सुपर लग्जरी होगी एग्जांपल के लिए, और मैं यूथ सेंट्रिक बेचना चाहता हूं और सॉलिड्स के अंदर बेचना चाहता हूं। सॉलिड्स क्या मतलब वाइट, ब्लैक, कोई डिजाइन नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा, यूथ सेंट्रिक होगा और सुपर एक्सपेंसिव होगा। कितनी ऑडियंस होगी इसकी पूरी इंडिया के अंदर? बहुत कम, ठीक है, बहुत कम। तो मैं अगर इसको बड़ा बिजनेस बनाना भी चाहता हूँ, पूरी मार्केट भी कैप्चर कर लेता हूँ, तो मैं कल को बहुत बड़ा बिजनेस नहीं बन सकता, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं कमा सकता। तो इट्स बेटर कि हम थोड़ा सा ऑडियंस को समझने के साथ में मार्केट को भी समझ ले, कितनी बड़ी मार्केट है, तो हमको पता लगेगा हमारी अपसाइड क्या है, हम कितने बड़े बन सकते हैं। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है नई बिजनेस के साथ में, बस वो कर देते हैं, आइडिया आया चलो मैं निकाल देता हूँ। अगर आपने ऑडियंस साइज देख लिया तो ये होगा कि कल को जब आप बड़े बन जाओगे तो आपको हाथ पांव नहीं मारने पड़ेंगे, आपको पहले से एक क्लियर पिक्चर होगी कि देखो मेरे को फर्स्ट स्टेप ये लेना था, फिर ऐसे ऐसे हम आगे बढ़ेंगे। आप टी शर्ट बेचना चाहते हो अभी मेल के लिए, फ्यूचर में आप हो सकता है इस टी शर्ट के साथ में जीन्स भी निकालोगे, आप ये भी निकालोगे, वो भी निकालोगे, तो आपको पता लग गया यार मुझे फैशन इंडस्ट्री में घुसना है, स्टार्टिंग मैं टी शर्ट से कर रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं रिसर्च करके मैंने देखा जितने भी मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं वो टी शर्ट बेच रहे हैं, क्योंकि सीजन आ गया टी शर्ट का, तो टी शर्ट बेच रहे हैं, तो मैं भी टी शर्ट से एंट्री करता हूँ। जब लोग मेरे से टी शर्ट ले लेंगे फिर मैं उनको जीन्स भी बेचूंगा, जीन्स भी ले लेंगे, मैं उनको बेल्ट भी बेचूंगा। उसके बाद मैं एक अपने कोट्स वाला भी, एक कैजुअल कोट्स भी निकाल दूँ। धीरे धीरे करके मैं अपनी सेगमेंट को बढ़ाता चला जाऊंगा, क्योंकि मुझे फैशन इंडस्ट्री में एक बड़ा प्लेयर बनना है। अगेन मैं यूथ के लिए बनना चाहता हूँ। तो
ये आपको अपनी पोजीशनिंग के साथ और ये सारे पैरामीटर जो बताए ना, इसके साथ क्लैरिटी मिलेगी। तो अभी अगर आप देखो, आपने बिजनेस शुरू भी नहीं किया है और आपने ये सारी मेहनत करी है, दिस मीन्स इतना आसान भी नहीं होता है बिजनेस करना और इतना मुश्किल भी नहीं होता है बिजनेस करना। अगर आप एक साइंस को समझ जाओ तो बिजनेस करना बहुत आसान हो सकता है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, मान के चल रहा हूं आपको मार्केट की अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, आपको पता लग चुका है क्या चलता है क्या नहीं चलता, लोगों को क्या चीज चाहिए, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ गई है। अब नेक्स्ट स्टेप इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड पैकेजिंग। प्रोडक्ट डेवलपमेंट मतलब जो मेरे को प्रोडक्ट बनाना है वो बनाना शुरू करते हैं। अभी तक मैंने बनाया ही नहीं है, अभी तक सिर्फ मैंने ऑन पेपर देखा है, रिसर्च करके देखा है कि मैं कितना पैसा कमा सकता हूँ, कितनी बड़ी मार्केट बना सकता हूँ। अब मैं एक्चुअली लोगों को फोन करके पूछ रहा हूँ, अगर मेरे को टी शर्ट बनानी है तो मैं लोगों को फोन करके पूछ रहा हूँ, सर मेरे को टी शर्ट बनवानी थी इस स्पेसिफिकेशन की, आप कितनी बना के दोगे, कितने रुपए की बना के दो। मतलब इससे मेरे को एक आइडिया मिलेगा मेरे को कितना खर्चा करना है कितना नहीं करना है। अब मैं टी शर्ट बनवा लूंगा अपने आप रिसर्च करके, बेस्ट बंदा ढूंढ के। यहाँ पे एक एडवाइस देना चाहूंगा, स्टार्टिंग में सब कुछ खुद मत करो, ठीक है, अपनी मैन्युफैक्चरिंग एंड टू एंड करो ही मत। स्टार्टिंग में लाइट रहो, जितना लाइट रह सकते हो, किसी और से बनवाओ, सब कुछ किसी और से करो और अपने आप को एक एग्रीगेटर की तरह काम करो कि ये चीज़ इससे करवा रही हो, ये चीज़ इससे हो रही है, ये चीज़ इससे हो रही है, ये चीज़ इससे हो रही है, आप सबको मिक्स करके एक बिजनेस बना के दे रहे हो। तो अगर आप ऐसे करोगे तो आप कम रिस्क के साथ में बड़े ब्रांड बन पाओ। तो अब क्या करना है, प्रोडक्ट तो ढूंढ लिया आपने, मान के चलता हूँ अपने लोगों को फोन किया या अपने नेटवर्क्स को एक्सप्लॉइट किया, नेगोशिएशन किया, सब कुछ किया और आपने अपना प्रोडक्ट डन कर दिया। नेगोशिएशन के लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हैं उसको, तो उसमें डिटेल में समझाया नेगोशिएशन कैसे की जाती है। साथ में अगर आप सेल्स सीखना चाहते हैं तो सेल्स वाली पूरी प्लेलिस्ट है, उसको भी आप देख सकते हैं। अब इसी का एक अगला पार्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है डिजाइनिंग। आप कुछ भी बेच रहे हो ना, उसकी जो पैकेजिंग होने वाली है ना, वही आपको स्टैंड आउट करने वाली है। बहुत सारे मार्केट में आइडियाज है, मैं टी शर्ट ही बेचना चाहता हूँ तो टी शर्ट मैं पन्नी के अंदर भी बेच सकता हूँ और टी शर्ट मैं एक बॉटल के अंदर भी बेच सकता हूँ। अगर मैं बॉटल के अंदर दूंगा, स्टिकर लगा के दूंगा, तो लोगों को लगेगा भाई दिस इज अ यूनिक प्रोडक्ट, यहाँ पे मैं अपने कस्टमर से ज़्यादा पैसा भी चार्ज कर सकता हूँ। उस पैकेजिंग के मुझे शायद 15 से 20 रुपए एक्स्ट्रा लगे, पर मैं शायद उस 15 से 20 रुपए के चक्कर में कस्टमर से 200 रुपए एक्स्ट्रा ले सकता हूँ। तो यहाँ पे पैकेजिंग को एक्सप्लोर करना है मार्केट के अंदर, हम कर क्या क्या सकते हैं। अगेन ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, मैं मान के चलता हूँ आपको इसमें 6 से 7 दिन लग सकते हैं, इतना टाइम देना है इसके अंदर। रातों रात नहीं सोचना कि ये पैकेजिंग कर लेनी है। और अभी हम रिसर्च फेज की बात कर रहे हैं, बनाने की बात नहीं कर रहे हैं। क्या करना है, यहाँ पे साइट्स हैं पिंटरेस्ट टाइप की, आप गूगल पे सर्च मारो पिंटरेस्ट, वहाँ पे जाओ, आप सर्च मारो पैकेजिंग फॉर डैश चीज़। तो अगर मैं पैकेजिंग फॉर टी शर्ट सर्च मारना चाहता हूँ तो मैं पैकेजिंग फॉर टी शर्ट सर्च मारूंगा, मेरे पास में बहुत सारे आइडियाज आ जाएंगे। अब मैं उसमें से जो आइडियाज अच्छे लगेंगे उसको शॉर्टलिस्ट करूंगा। हो सकता है मैं उसको फ़ोन में सेव करके रहूं या फिर हो सकता है मैं उसका प्रिंट आउट निकाल लूँ। अब मैं जो भी पैकेजिंग वाली मार्केट होगी आपकी लोकेलिटी में, आपको वहाँ जाना है। मार्केट की बात कर रहा हूँ, आसपास दुकान की बात नहीं कर रहा हूँ। सर्च मारना, आपकी हर सिटी के अंदर कहीं ना कहीं बड़ी मार्केट होती है जो पैकेजिंग के ऊपर स्पेसिफिक होती है। तो वहाँ जाओ, उनको दिखाओ मेरे को ऐसी पैकेजिंग चाहिए, ऐसी चाहिए, ऐसी चाहिए। उन सबको एक्सप्लोर करके देखो कितने रुपए खर्चा आ रहा है, कितना रुपए नहीं आ रहा। और मार्केट में जाओगे तो हो सकता है बहुत सारे आपको ऐसे आइडियाज मिल जाए जो कि पिंटरेस्ट पे नहीं मिलेगी। तो आपको क्या करना है, मार्केट का आइडिया प्लस पिंटरेस्ट का आइडिया सबको जोड़ के एक आइडिया बना लेना है और वैसी पैकेजिंग करा लेनी है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है पैकेजिंग में, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग इसको स्किप कर देते हैं पर ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अब आपको क्या करना है, आपको आपका प्रोडक्ट मार्केट में निकालना है। अब बेचने के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए। कैसे बेचोगे, ठीक है, वेबसाइट के थ्रू बेचेंगे। अब वेबसाइट कहाँ पे बनानी चाहिए, एक स्टेप है वर्डप्रेस पे बना लो। वर्डप्रेस एक फ्री प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। तो अब सिंपल सी बात, आपको क्या क्या खर्चा आने वाला है, डोमेन का, होस्टिंग का, बस, ठीक है। अब अगर आप वेबसाइट बहुत सुंदर बनाना चाहते हो तो आपको थीम के खर्चे आएंगे। अगर आपको डेवलपमेंट आती है तो वेरी गुड, नहीं आती तो आप यूट्यूब पे देख के, किसी की वीडियो देख के बना सकते हैं, या फिर आप किसी को हायर कर सकते हैं तो वो आपकी हेल्प कर देगा। तो इसका खर्चा ज़्यादा बड़ा नहीं आता है। मैं मान के चलता हूँ अगर आप वर्डप्रेस पे काम करना चाहते हैं, खुद से करते हैं तो 10,000 रुपये से नीचे में काम हो जाना चाहिए। अगर आप एक एवरेज एजेंसी को पकड़ते हैं तो 20 से 25,000 रुपये में काम हो जाना चाहिए। और अगर आप बहुत ही क्लासी काम करवाना चाहते हैं वर्डप्रेस के ऊपर ही, तो 60-70-1 लाख रुपए तक भी जा सकता है। दूसरा ऑप्शन है शॉपिफाई। शॉपिफाई एक रिकरिंग मॉडल के ऊपर काम करता है और एक इजी प्लेटफॉर्म है। बेसिकली जैसे वर्डप्रेस की बात करके चल रहा है, आपको होस्टिंग लेनी है, आपको बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी है। शॉपिफाई पे आपको वो चीज़ें मैनेज नहीं करनी पड़ेगी। अब वही चल रहा है, आपको सिर्फ 1 क्लिक करना है, वही सब कुछ आता रहेगा, वही सब कुछ होता रहेगा। शॉपिफाई पे भी आप बहुत आराम से वेबसाइट बना सकते हैं, बहुत आसान चीज़ है। तीसरा ऑप्शन है हमारा खुद का प्लेटफॉर्म। तो हमारे खुद के प्लेटफॉर्म पे आप व्हाट्सएप पे अपना खुद का स्टोर बना सकते हैं।
यहाँ पे आपका ई कॉमर्स साइट होगी, लोग ई कॉमर्सली से परचेज करेंगे और वो जो ऑर्डर आएगा वो व्हाट्सएप पे आएगा। तो यहाँ पे हमने अभी के लिए हम टारगेट ऑडियंस मान के चल रहे हैं उन लोगों को जिनके 50 से 60 ऑर्डर्स अ डे है, क्योंकि वो व्हाट्सएप पे हैंडल हो सकते हैं। और मुझे पर्सनली लगता है कि अगर व्हाट्सएप पे लीड आती है ना, तो उसको नर्चर करना बहुत आसान हो जाता है स्टार्टिंग के लिए, क्योंकि अभी आपको नहीं पता आपके प्रोडक्ट के बारे में। कस्टमर आपकी टी शर्ट वेबसाइट पे देखेगा, वो कहेगा अरे मैं टी शर्ट लेना चाहता हूँ, पर जो प्राइस देखेगा वो डर जाएगा, भाई मैं नहीं ले रहा। अगर वो लीड आपके पास व्हाट्सएप पे आ गई तो आप उससे बात कर सकते हैं, आप उसके कॉल पे बात कर सकते हैं, आप कन्विंस करने की कोशिश कर सकते हैं और फिर आप उसको टी शर्ट बेच सकते हैं। तो अगर 40 से 50 ऑर्डर्स अ डे आ रहे हैं, आप आराम से हैंडल कर सकते हैं खुद से अपने व्हाट्सएप से। तो मेरा रिकमेंडेशन अपना प्लेटफॉर्म ही है, क्योंकि मेरा प्लेटफॉर्म है। तो अगर आप छोटे लेवल के ऊपर रहते हैं, अगर आप बड़े पे जाना चाहते हैं तो आप कोड के ऊपर भी जा सकते हैं। कोड के ऊपर आप दिन के 5,000, 10,000, 1,00,000 ऑर्डर भी हैंडल करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगेन स्केलेबिलिटी का फर्क पड़ेगा। अभी के लिए हमारा प्लेटफॉर्म कंप्लीटली फ्री है और हमारे प्लेटफॉर्म पे हमने एक यूएसपी सोची है जो कि मुझे लगता है पर्सनली, वो ये है कि आपको बिना जीएसटी नंबर, बिना गेटवे के बिजनेस शुरू किया जा सकता है। अभी के टाइम पे अगर हम D2C की बात करके चले तो आपको ऑनलाइन पेमेंट कलेक्ट करनी है, ऑनलाइन कुछ भी बेचना है तो गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा और पेमेंट गेटवे अगर आपको करवाना है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। पर अगर आप व्हाट्सएप पे बात करते हैं तो आप डायरेक्टली यूपीआई से पैसे ले सकते हैं। ठीक है, तो बहुत बड़ी चीज़ है अगर आप ये करना चाहो। अब अगला स्टेप है बहुत बड़ा वाला स्टेप, वो है भाई स्टोर तो बना लिया, कस्टमर कैसे लाएंगे, मार्केटिंग कैसे करेंगे। तो मार्केटिंग के लिए पहले एक चीज़ को हमको समझना जरूरी है, वो है इंटेंट ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब मेरा जो प्रोडक्ट है कस्टमर क्या सोच के लेता है, मतलब कस्टमर मेरे प्रोडक्ट को डिस्कवर कैसे करता है। दो तरीके हैं, एक है गूगल पे सर्च मार के, एक है उसको दिखाई देता है वो ले लेता है। तो अगर मैं टी शर्ट की बात करके चलूं तो टी शर्ट क्या इंटेंट का प्रोडक्ट है, दोनों चीज़ों का। जिसको टी शर्ट लेनी है वो गूगल पे सर्च मारता है, उसको दिखाई देती है वो ले लेता है, पहली चीज़। दूसरा, उसको सोशल मीडिया पे भी दिखाई देती है वो ले लेता है। अब सोशल मीडिया पे तब लेगा जब वो चीप होगी या फिर वो बहुत ज़बरदस्त डिज़ाइन वाली होगी। अगर मैं सॉलिड्स बेच रहा हूँ, प्लेन वाइट ब्लैक और ऐसे सिंगल कलर वाले, तो यहाँ पे प्राइस वाला सीन रहेगा कि मैं कह रहा हूँ 500 रुपये में 3 टी शर्ट ले लो, 400 रुपये में 3 टी शर्ट ले लो। तो अगर मैं इसको हाईलाइट करूंगा तो सोशल मीडिया के ऊपर लोग ज़्यादा खींचे आएंगे। अगर मैं डिज़ाइन को हाईलाइट करूंगा, देखो मेरे पास डिज़ाइन कैसा है, मस्त कोट्स लिखी हुई है, तो ये सोशल मीडिया पे चलेगा। तो अगर मैं नॉर्मल बेचना चाहता हूँ तो मैं गूगल का भी यूज़ कर सकता हूँ। तो ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट है जिसको हम दोनों पे यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने आपको आइडिया भी बता दिया कि अगर आपके पास कुछ दिखाने के लिए है प्रोडक्ट के अंदर तो आप सोशल का यूज़ करो, और अगर आपके पास कुछ एज एन दिखाने के लिए नहीं है तो आप गूगल का यूज़ कर सकते हो। पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर यूज़र आपको प्रोडक्ट को गूगल पे सर्च मारते हैं तो आप गूगल पे ऐड चलाओ, वो एक ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। रीज़न क्या है, क्योंकि जब गूगल पे कोई सर्च मार के आता है तो उसकी इंटेंट बहुत हाई होती है। दिस मीन्स वो प्रोडक्ट लेना चाहता है। सोशल मीडिया पे अगर उसको ऐड दिखाई देती है वो ले लेता है, इसका मतलब वो शायद लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता, वो बस वो क्लिक करके देख रहा है, एक्सप्लोर कर रहा है। तो यहाँ पे इंटेंट बहुत हाई नहीं होती सोशल मीडिया पे, गूगल पे बहुत होती है। तो यहाँ पे एक बेसिक सा स्टेप है कीवर्ड रिसर्च। तो यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा ऊबर सजेस्ट का आइडिया देता हूँ। ऊबर सजेस्ट का फ्री वर्जन है, एक लेवल पे आप देख सकते हैं। ऊबर सजेस्ट पे जाना है, ऊबर सजेस्ट पे आपको सर्च मारना है, आप जो भी बेचना चाहते हो। तो मैं सॉलिड टी शर्ट बेचना चाहता हूँ, तो मैंने लिख दिया वाइट टी शर्ट। तो मैंने वाइट टी शर्ट सर्च मार के देखा, मेरे पास वॉल्यूम दिखाई देगी। अगर मेरे को वॉल्यूम सेटिस्फाइड लग रही है, मतलब मैं इतनी अगर वेबसाइट पर डेली का ट्रैफिक आए, दिस मीन्स गुड, तो ठीक है। पर इसके लिए कैलकुलेशन बता रहा हूँ, जितना भी ट्रैफिक आ रहा है उसको 40% कर दो, वो एक्चुअल ट्रैफिक है। ठीक है, जितना भी ट्रैफिक है, और वो जो एक्चुअल नंबर निकल के आया उसका 2 से 3% आप एक्सपेक्ट करके चलो, उतनी सेल आएगी। अगर मैं वाइट टी शर्ट की बात करके चलूँ तो इतनी ही सेल आएगी। अगर मैं खुश हूँ तो दिस मीन्स सोशल गूगल मेरे लिए अच्छा है। अगर मैं इससे खुश नहीं हूँ तो मेरे को सोशल पे भी जाना चाहिए। तो यहाँ पे आपको एक बेसिक ऐड चलाने का तरीका भी बता देता हूँ, किस तरीके से आपको ऐड चलानी है फेसबुक के ऊपर। तो फेसबुक में आपको जाना है, यहाँ पे आपको अपना पेज बनाना है। पेज बनाने के बाद में आपको अपने प्रोडक्ट को वहाँ पे डाल देना है और आपको नॉर्मल ऐड चला देनी है, बूस्ट। मैं यहाँ पे आपको एडवांस फेसबुक के ऊपर रिकमेंड ही नहीं कर रहा इस लेवल के ऊपर। मैं तो सीधा से कह रहा हूँ, अभी शुरुआत कर रहे हो आप, तो आप मार्केट को समझने की कोशिश कर रहे हो, तो आप बेसिक ऐड चला के भी काम कर सकते हो। बाद में जब आपके पास पैसा आने लग जाए, रेवेन्यू आने लग जाए, तो आप ढंग से डिटेल के अंदर फेसबुक ऐड, गूगल ऐड सीख सकते हो। किसी प्रोफेशनल को अपनी कंपनी में हायर कर सकते हो या फिर किसी एजेंसी को काम दे सकते हो। पर इनिशियली अगर आप चाहो तो आप बेसिक लेवल पे बूस्ट करो,
आपको पता है आप किस एरिया पे काम करना चाहते हो। अगर आप पूरी इंडिया में काम करना चाहते हो पूरा इंडिया रखो। अगर आप टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 सिटीज रखना चाहते हो तो खाली टीयर 1 करना चाहते हो टीयर 1 करो। अगर आप मेल को टारगेट करना चाहते हो तो मेल को टारगेट करो। तो बेसिक टारगेटिंग करनी है, कुछ नहीं करना है। जो इंटरेस्ट वाला सेक्शन है उसमें भी बहुत ज़्यादा नंबर्स भरने की जरूरत नहीं है। ब्रॉड लिख दो। अगर मैं टी शर्ट बेच रहा हूँ तो टी शर्ट लिख दो, खाली खत्म। टी शर्ट लिख दो, अपनी आपने ऑडियंस पर्सोना बना रखा है, वहाँ पे आप एज ग्रुप भर दो, मेल फीमेल भर दो और बात कर दो। बेस्ट तरीका स्टार्टिंग के लिए। अगर हम गूगल एड्स की बात करके चले तो गूगल एड्स थोड़ा सा टिपिकल है, तो उसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा, मैंने वीडियोस बना रखी है, वो देख लेना, तो उसके अंदर आपको समझ में आ जाएगा। पुरानी वीडियो है, प्लेटफॉर्म की लुक थोड़ी सी चेंज हो गई है पर लॉजिक बिल्कुल सेम है अभी भी। अब मार्केटिंग के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो आपको समझना पड़ेगा, वो है कस्टमर से रिव्यू लेना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए कस्टमर से रिव्यू लेना। आप खुद ही सोचो, अगर आप किसी नए स्टोर के ऊपर जाते हो, किसी नई वेबसाइट देखते हो, वहाँ पे कोई रिव्यू नहीं है, कुछ नहीं है, क्या आप वहाँ से लेना पसंद करते हो? नहीं करते, आपको डर लगता है। तो अगर आप अपने कस्टमर्स को कहोगे रिव्यू दो तो बेटर ऑप्शन। तो मेरा मानना है अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो सब कस्टमर्स को कॉल करो खुद से। सर आपने ऑर्डर किया था, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा, नहीं लगा, क्या प्रॉब्लम थी बताइए? नहीं था, बहुत अच्छा था, थैंक यू सर। आपको प्लीज़ अगर हो सके तो आप एक अच्छा रिव्यू दे दीजिए हमको। प्लीज़ अगर हो सके तो आप एक रिव्यू दे दीजिए, अच्छा भी ना बोलो, एक रिव्यू दे दीजिए, ऑनेस्ट रिव्यू दे दीजिए कि आपको प्रोडक्ट कैसा लगा। अगर उसको अच्छा नहीं लगा, उसने कहा यार बेकार है ये वो, सॉरी सर डिसअपॉइंट करने के लिए, तो आप बताइए प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको अगला और जो आप ऑर्डर करेंगे उसके ऊपर मैं आपको 30% डिस्काउंट दे देता हूँ। तो आपके अगले ऑर्डर के अंदर आपको 30% डिस्काउंट तो मिल ही जाएगा, प्लस आप अगर मुझे कॉल कर देंगे, ये मेरा ही नंबर है, तो आप मुझे बता देना, मैं आपके प्रोडक्ट के अंदर खास ख्याल रखूँ। और इसके अंदर एक और चीज़ है जिसको बहुत सारे लोग एक्सप्लोर नहीं करते, वो है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है यार, और जिसको सोचते हैं लोग कि भाई बहुत बड़ा खर्चा है। देखिए सिंपल से बात, टॉप ऑफ द लीग इन्फ्लुएंसर्स को स्टार्टिंग में नहीं पकड़ना है, पर अगर मैं बेसिक फैशन इन्फ्लुएंसर्स की बात करके चलूँ इंस्टाग्राम पे, ठीक है, जो 1000 फॉलोअर, 10,000 फॉलोअर्स है, 20,000 फॉलोअर्स है, उनको मैं अगर अपनी एक टी शर्ट दे दूंगा ना और इन रिटर्न उनको कहूँगा रिव्यू कर लो, तो बाटर हो जाता है। मेहनत करनी पड़ेगी, रिसर्च करनी पड़ेगी, पर दिस इज पॉसिबल। तो यहाँ पे क्या होगा, मैंने एक टी शर्ट दी, इन रिटर्न उन्होंने मेरे को फोटो खींच के भी दे दी मेरे प्रोडक्ट की, साथ में उन्होंने एक वीडियो रिव्यू भी डाल दी। तो अब इससे दो फायदे हुए, एक जो वीडियो रिव्यू डाला उसकी मैं ऐड चला सकता हूँ, ठीक है, दूसरा वो जो वीडियो रिव्यू डाला वो मैं अपनी वेबसाइट के पेज के ऊपर डाल सकता हूँ, तीसरा उन्होंने प्रोडक्ट की फोटो अपनी टी शर्ट पहन के दी तो मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर वो फोटो भी डाल सकता हूँ। जहाँ मुझे पहले प्लेन डालनी थी, आज मेरे पास में मॉडल फोटोशूट हो गया सिर्फ एक टी शर्ट दे के। अगर मैं नॉर्मल बात करके चलूँ, एक टी शर्ट की कॉस्ट मेरे को 200 रुपये आ रही है, मैं चाहे 500-600 रुपये का बेच रहा हूँ, 200 रुपये तो लगे, 50 रुपये डिलीवरी का मान लो, 250 रुपये तो लगे। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसको बहुत सारे लोग एक्सप्लोर ही नहीं करना पसंद करते। तो चलिए अब अगले स्टेप पे चल रहे हैं। तो अभी तक हमने क्या कर लिया, अपना स्टोर बना लिया, सब कुछ कर लिया, अब लॉजिस्टिक पार्टनर चुनना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर आप D2C करना चाहते हो तो। लॉजिस्टिक पार्टनर आज के टाइम पे एक बहुत बड़ी गेम हो गई है। रीज़न क्या है, देखो पहली चीज़, किसी ने आपकी वेबसाइट से ऑर्डर किया और ऑर्डर तो आ गया पर उस जगह पे डिलीवरी नहीं होती है, या फिर ऑर्डर तो आ गया, डिलीवरी पार्टनर ने जब उसको डिलीवर किया रास्ते में तोड़ दिया, डब्बा खराब हो गया, डिलीवरी नहीं किया, सीधा कह दिया कि भाई वो कस्टमर घर पे ही नहीं था। जनरली डिलीवरी के अंदर 2 दिन लगते हैं पर उसने 10 दिन लगा दिए। तो इससे क्या होता है, इससे कस्टमर का एक्सपीरियंस खराब होता है और कस्टमर रिपीट नहीं करता है। क्योंकि अगर हम बात करके चले ई कॉमर्स के अंदर, तो जो बिजनेस बनता है ना वो रिपीटिशन पे बनता है, पैसा वहां पर बनता है, स्टार्टिंग में नहीं बनता है। तो अगर आपने कस्टमर का एक्सपीरियंस ही खराब कर दिया ना तो बिजनेस सारा खराब हो सकता है। दूसरा एक और चीज़ ध्यान देनी है उनको अपने लॉजिस्टिक पार्टनर के अंदर, वो ये है कि भाई कैश ऑन डिलीवरी जो हैंडलिंग है उसका जो पैसा आ रहा है वो कितने टाइम में आ रहा है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। समझो अगर मैं रोज के 100 ऑर्डर्स की बात करके चलूँ, 100 ऑर्डर्स रोज के मैं डिलीवर कर रहा हूँ और उस कंपनी ने कहा 10 दिन के बाद में तुमको कैश ऑन डिलीवरी का आएगा, पैसा आएगा। अब छठा और आखिरी पॉइंट ये मैं कहूंगा कि जब आप ये सब कुछ कर लो और आप बड़े ब्रांड बन जाओ, 2-3 महीने हो चुके हैं आपको स्केल करते हुए, तब आपके लिए ये चीज़ें काम की होगी। और अगर आपका खुद का पहले से चल रहा है तो भी आपके लिए काम की हो सकती है। सबसे पहली चीज़ है आपको अपने कस्टमर्स का रिटेंशन रेट देखना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कस्टमर का रिटेंशन रेट देखना। मतलब आज मेरे साथ किसी ने ऑर्डर किया, कितनी बार वो मुझसे बार बार ऑर्डर करता है। देखिए सिंपल सी बात, मार्केटिंग में क्या हो रहा है, हम एक 100 रुपये का प्रोडक्ट बेचने के लिए शायद 50 रुपये भी खर्च कर रहे हैं पहली बार। तो पहले ऑर्डर पे हो सकता है हमको लॉस हो, पर हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट अच्छा होगा, उसको हमारे प्रोडक्ट में मज़ा आएगा, तो 30-40% चांसेस है कि वो कस्टमर रिपीट आएगा।
तो कस्टमर अगर रिपीट आएगा तो वहाँ से मैं पैसा कमाता चला जाऊँगा। तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि एक बार गूगल करो, गूगल पे देखो कि कस्टमर रिटेंशन रेट आपकी इंडस्ट्री का जो भी आप करना चाहते हो वो कितना रहना चाहिए। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अपना रिटेंशन अप रखना। अब रिटेंशन खराब हो रहा है, दिस मीन्स आपके प्रोडक्ट में दिक्कत है या कोई सिस्टम के अंदर दिक्कत है। तो सिंपल सा इसका एक तरीका है, कस्टमर्स को कॉल करो। ठीक है, कस्टमर्स को कॉल करो। मान के चलते हैं एक पहला कस्टमर था जिसने पहली बार ऑर्डर किया हाई टिकट, मतलब उसने 1000, 1500, 2000 रुपए का ऑर्डर किया, पर उसके बाद उसने रिपीट नहीं किया। तो उसको फ़ोन करके पूछो भाई क्या हुआ, आपने ऑर्डर नहीं किया, तो आप अंडरस्टैंडिंग लोगे। तो एक सेट लो जो कि हाई टिकट सिर्फ वन टाइम ऑर्डर वाले हैं, उनसे बात करो। कुछ ऐसे लोगों से बात करो जो कि एवरेज टिकट या हाई टिकट दोनों की बात कर रहा हूँ, पर वो रिपीटिशन ऑर्डर वाले हैं जो बार बार लेते हैं। तो उनको समझने की कोशिश करो कि यार वो क्यों बार बार ले रहे हैं। ठीक है, और तीसरा एक ऐसी ऑडियंस को भी ढूंढो जो कि एक बार ऑर्डर किया, दूसरी बार ऑर्डर किया, तीसरी बार किया, उसके बाद में रुक गई है, मतलब वो डेड हो गई है अचानक ही। उनसे भी बात करो, उनका एक्सपीरियंस ऐसा क्या खराब रह गया, कहीं उन्होंने स्विच तो नहीं कर लिया। आज एक बंदा था जो मेरी टी शर्ट पहनता था, उसको मेरी टी शर्ट आ गई, कल को कोई नया ब्रांड आया वो मुझे रिप्लेस कर गया। तो अगर कर गया तो मैं फोन करके पूछता हूँ ना भाई क्या हुआ, क्यों रिप्लेस कर गया, मेरे में क्या कमी थी जो तूने मुझसे लेना बंद कर दिया। तो बिजनेस कस्टमर से बात करके ही होगा। D2C ऑनलाइन हो गया है, दिस मीन्स ये नहीं है कि वो ऑफलाइन वाली चीजें खत्म हो गई है। कस्टमर से बात करके कस्टमर को समझना तो पड़ेगा ही। हाँ, एनालिटिक्स आपको बहुत सारी सच्चाई बता देता है आपके बिजनेस की, पर कस्टमर से बात करना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और 5 से 6 महीने के बाद जब आप अच्छे लेवल पे स्केल कर जाओगे तो आपके पास में एक ऑप्शन होगा, प्रॉफिटेबिलिटी और स्केलेबिलिटी। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉफिटेबिलिटी मीन्स कि अब आपके पास में एक मैथ्स आ चुकी है, आपको पता लग चुका है कि यार अब मेरे पास प्रॉफिट बन रहा है, मैं 2 से 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए महीने का कमा रहा हूँ, इतने रुपए खर्च करके मैं खुश हूँ, मैं सेटिस्फाइड हूँ। अब दूसरा, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, 10 लाख रुपए तक कमा रहा हूँ, मुझे महीने के 100 करोड़ रुपए करने हैं, मुझे एक यूनिकॉर्न कंपनी बनना है, मुझे बड़ा बनना है। तो दिस मीन्स कि आपको फंडिंग वाले रास्ते पे जाना पड़ेगा। तो अगर आपकी ये जो नींव मैंने स्टार्टिंग में बताई ना, ये स्ट्रांग होगी ना, तो फंडिंग बहुत प्यार से मिल पाएगी। पर अगर आपकी नींव स्ट्रांग नहीं होगी, आपका मैंने तो भाई शुरू किया, ऐड चलाई, वेबसाइट बनाई, क्लिक किया और ऐड चलाई और बिजनेस बन गया। पर अगर आपकी नींव स्ट्रांग होगी ना, तो जो इन्वेस्टर है वो भी देखता है यार कितना सॉलिड बिजनेसमैन है, को कितनी समझ है अपनी ऑडियंस के बारे में, कितनी समझ है इसको कॉम्पिटिटर्स के बारे में। इट्स बेटर कि, मतलब मैं तभी बोल रहा हूँ कि मेरा हमेशा से मानना है कि अपनी नींव स्ट्रांग करो स्केल करने से पहले। तो अगर आपने नींव स्ट्रांग करी होगी तो स्केल करना आसान हो जाएगा, फंडिंग लेना भी आसान हो जाएगा। तो ये आपकी चॉइस है, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आपको कौन सी चॉइस लेनी चाहिए। स्केलेबिलिटी जरूरी नहीं है प्रॉफिटेबिलिटी के साथ में आए। स्केलेबिलिटी में आपका गोल है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू क्रिएट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट शेयर कैप्चर करना है। प्रॉफिटेबिलिटी मीन्स कि भाई घर में पैसा आना चाहिए, धीरे धीरे हम स्केल करेंगे, बहुत फास्ट ग्रो नहीं करेंगे कि आज हमने 100 प्रोडक्ट बेचे तो कल हम 500 बेचेंगे, फिर हम 1500 बेचेंगे, फिर हम 10,000 बेचेंगे। हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हम आज 500 बेचते हैं, कल 505 बेचेंगे, फिर 510, 15 बेचेंगे। इतना स्लो बढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर हर ऑर्डर में हम प्रॉफिट कमा रहे हैं, हमको कोई दुख नहीं हो रहा है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मैंने पूरी कोशिश करी है आपको सारी चीजें इन डेप्थ सिखा पाऊँ ताकि आप खुद से अपना D2C ब्रांड बना पाए। अगर आपकी जान पहचान में कोई D2C पहले से कर रहा है तो उसको भी ये वीडियो भेजो यार, क्या पता उसने अपनी नींव स्ट्रांग ना कर रखी हो, क्या पता अगर वो अभी नींव स्ट्रांग कर लेगा तो फ्यूचर में उसको फायदा हो सकता है। तो चलिए, बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, और डिस्क्रिप्शन में शिप यारी का लिंक है, जाके आप उसको चेक कर सकते हैं।